दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों अब हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 5 को करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, नागवंशी राजा मधुकर शाह और अकबर के प्रतिनिधि के साथ हुए संधि के बाद किस वर्ष से नागवंशी राजा एक करदाता राजा बन गया? नागवंशी राजा मधुकर शाह और अकबर के प्रतिनिधि के साथ हुए संधि के बाद किस वर्ष से नागवंशी राजा एक करदाता राजा बन गया दोस्तों? तो 1585 में। ठीक है, तो 1585 में ही नागवंशी राजा मधुकर शाह और अकबर के प्रतिनिधि के साथ हुए संधि के बाद जो है नागवंशी राजा एक करदाता राजा बन गया दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है दोस्तों कि हातू पंचायत के अध्यक्ष मुंडा का सहायक कौन होता है? हातू पंचायत के अध्यक्ष मुंडा का सहायक दोस्तों ये कौन होता है? तो ये पाहन होता है दोस्तों। कौन होता है? पाहन। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो पढ़ा राजा होता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो पढ़ा राजा। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मानकी को अपने क्षेत्र पीड़ के संबंध में क्या अधिकार प्राप्त है? मानकी को अपने क्षेत्र या पीड़ के संबंध में क्या अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो पुलिस अधिकारी का अधिकार प्राप्त है। कैसा अधिकार प्राप्त है इन्हें? तो पुलिस अधिकारी का अधिकार प्राप्त है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि सबसे हल्के दंड को, जिसमें 5 से 150 रुपये तक का दंड दिया जाता है, संथाली समाज में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसे कहा जाता है करेला दंड। क्या कहा जाता है? करेला दंड कहा जाता है। सबसे हल्के दंड को, जिसमें 5 से 150 रुपये तक का दंड दिया जाता है, संथाली समाज में इसे करेला दंड कहा जाता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि विभिन्न विवादों के फैसले से खड़िया राजा का कौन अवगत कराता है? विभिन्न विवादों के फैसले से खड़िया राजा को कौन जो है अवगत कराता है दोस्तों? तो करटाहा ही अवगत कराते हैं। कौन कराते हैं? करटाहा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आदिम जनजाति बिरेजिया पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों आदिम जनजाति बिरेजिया पंचायत का प्रमुख होता है बैगा। क्या कहलाता है? पंचायत का प्रमुख बैगा। आदिम जनजाति बिरेजिया पंचायत का प्रमुख होता है बैगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि माल पहाड़िया पंचायत में प्रमाणिक का क्या कार्य होता है? ठीक है, माल पहाड़िया पंचायत में जो है प्रमाणिक का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो इनका कार्य होता है मांझी प्रधान द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना और मांझी की अनुपस्थिति में पंचायत का काम देखना। तो हमारा जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों ही दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है हमसे कि सदानों के गांवों की पहचान अखड़ा से होती है। करम उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य कहाँ होता है दोस्तों? तो अखड़ा में होता है। कहाँ पे होता है? अखड़ा में ही जो है करम उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य होता है दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी? झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम देने की घोषणा करनी पड़ी दोस्तों? तो वे कौन थे? वे थे बुद्धू भगत। किनके लिए? बुद्धू भगत के लिए ही उन्हें पकड़ने के लिए 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ के जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों? तो लोहरदग्गा के जेल में। किस जेल में? लोहरदग्गा के जेल में ही उन्हें डाल दिया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह के भाई घासी को जो है गिरफ्तार करके लोहरदग्गा के जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया था दोस्तों? तो किसे जेल से छोड़ दिया गया था? बिरसा मुंडा को ही जेल से छोड़ दिया गया था दोस्तों। 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया था दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि राम नारायण सिंह किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए?
राम नारायण सिंह जो है ये किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य जो है ये निर्वाचित हुए दोस्तों? तो 1946 ईस्वी में राम नारायण सिंह जो है संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि चिरुडीह नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था? चिरुडीह नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था दोस्तों? तो 1975 में ही शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था चिरुडीह नरसंहार मामले में। अगला सवाल है दोस्तों, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था दोस्तों? तो रामगढ़ में। कहाँ पे? रामगढ़ में ही कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जो झारखंड के रामगढ़ में आयोजित हुआ था। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि संथाली जनजाति समाज में जापाड़, सोहराय, सोकरात, भागसीम, एरोक, बाहा आदि ये सब क्या है दोस्तों? तो ये एक त्योहार है। ये क्या है? त्योहार है। संथाली जनजाति समाज में जापाड़, सोहराय, सोकरात, भागसीम, एरोक, बाहा आदि त्योहार हैं। अगला सवाल, हो जनजाति के पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? हो जनजाति के पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो इन्हें पीड़ भी कहा जाता है। इन्हें पीड़ ही कहा जाता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि माल पहाड़िया के प्रधान देवता को क्या कहते हैं? माल पहाड़िया के प्रधान देवता क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कहलाते हैं धरती गोरासी गोसाई। धरती गोरासी गोसाई कहलाते हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि बेदिया जनजाति में किस पूजा का विशेष महत्व है? बेदिया जनजाति में किस पूजा का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है दोस्तों? तो सूर्याही पूजा का विशेष महत्व है बेदिया जनजाति में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान है तो कितना है? 13.1%। कितना है योगदान? 13.1%। झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान है 13.1%। अगला सवाल है दोस्तों, सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? तो पाइका किया जाता है। कौन सा नृत्य? पाइका ही सैनिक पोशाक पहनकर किया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन मुंडाओं के आखेट विषय लोकगीत है? निम्न में से कौन जो है मुंडाओं के आखेट विषय लोकगीत है दोस्तों? तो जपी। कौन है? जपी ही मुंडाओं के आखेट विषय लोकगीत है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। झाल, झांझ, करताल, घंटा, थाला, मांदर तथा काठी का संबंध किस वाद से है दोस्तों? तो इसका संबंध है घनवाद से। किससे? घनवाद से ही संबंध है। झाल, झांझ, करताल, घंटा, थाला, मांदर तथा काठी का संबंध जो है ये घनवाद से है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये माघ में मनाया जाता है। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, माघे पर्व किस माह से मनाया जाता है? किस माह में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये माघ में मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है किसका? तो लोक कथाओं का। किसका है? लोक कथाओं का ही जो है जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1963 ईस्वी में ही तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये जमशेदपुर में स्थित है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि तुलिका की रचना किसने की थी? तुलिका की रचना जो है ये किसने की थी दोस्तों? तो डॉक्टर आदित्य प्रसाद ने ही तुलिका की रचना की थी। अगला सवाल, बिरसा मुंडा के उलगुलान पर आधारित पुस्तक आर्यनेयर अधिकार किनकी रचना है दोस्तों?
कहता है कि बिरसा मुंडा के उलगुलान पर आधारित पुस्तक आर्नेयर अधिकार जो है ये किन की रचना है दोस्तों? तो ये रचना है महाश्वेता देवी की। महाश्वेता देवी की ही बिरसा मुंडा के उलगुलान पर आधारित पुस्तक आर्नेयर अधिकार इन्हीं की महाश्वेता देवी की ही रचना है दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है? संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है दोस्तों? तो डोमेन साहू समीर। डोमेन साहू समीर ही संथाल प्रवेशिका के लेखक हैं, संपादक हैं। अगला सवाल, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू निम्न में से किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं दोस्तों? तो छऊ नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू निम्न में से छऊ नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है? तो मनमसी मुंडू ही प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक हैं। अगला सवाल, शताब्दी स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? शताब्दी स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है बोकारो में। कहाँ पे है? बोकारो में ही शताब्दी स्टेडियम है। हमारा अगला सवाल कि भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान ईशान किशन जिनके नेतृत्व में भारत उपविजेता बना किस राज्य के रणजी खिलाड़ी हैं? तो ये झारखंड राज्य के रणजी खिलाड़ी हैं। किस राज्य के हैं? झारखंड राज्य के रणजी खिलाड़ी हैं ईशान किशन। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुमराय टेटे किस राज्य की रहने वाली है? तो दोस्तों ये झारखंड की रहने वाली है। प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुमराय टेटे झारखंड की रहने वाली है। अगला सवाल, झारखंड खेल प्राधिकरण झांसा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? ठीक है, झारखंड खेल प्राधिकरण झांसा की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 2006 में। किस वर्ष हुई थी? तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी झारखंड खेल प्राधिकरण की। अगला सवाल, झारखंड की महिला क्रिकेटर वेस्टइंडीज में भारतीय टीम की ओर से खेले थी कौन? झारखंड की महिला क्रिकेट वेस्टइंडीज में भारतीय टीम की ओर से कौन खेली थी दोस्तों? तो शुभलक्ष्मी ने खेला था। किसने खेला था? शुभलक्ष्मी ने। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्रों में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूयहरी सर्वे किया गया दोस्तों? तो ये विष्णु के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? विष्णु के नेतृत्व में ही 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्रों में भूयहरी सर्वे किया गया। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला कहता है कि संथाल परगना अधिनियम की धारा 53 को छोड़कर अन्य सभी धाराओं को 66वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत धारा 20 व 42 उपायुक्त को अवैध दखल व अवैध अंतरण को निरस्त करने की शक्ति प्रदान की गई है दोस्तों। तुम्हारा दोनों ही जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा और हमारा जवाब हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों ही। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है दोस्तों? तो ये उपरोक्त सभी में लागू है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी लागू है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी लागू है, पलामू प्रमंडल में भी लागू है। तुम्हारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले सवाल की ओर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन जो है विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है दोस्तों? तो राज्य सरकार जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है।
चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है दोस्तों? तो 6.25%। ठीक है, 6.25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोड़कर भूमि पर, एक मिनट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोड़कर भूमि पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जा सकती है दोस्तों? तो 4 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जा सकती है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूयरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है किसे? तो मुंडा को। किसे सम्मिलित किया गया है? मुंडा को सम्मिलित किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूयरी रैयत की परिभाषा में जो है मुंडा को परिभाषा में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि एक गैर आदिवासी उपायुक्त की पूर्व अनुमति से अपनी भूमि के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा अपनी विधवा मां को दे सकता है? तो ये 1/3 हिस्सा अपनी विधवा मां को दे सकता है। एक गैर आदिवासी उपायुक्त की पूर्व अनुमति से अपनी भूमि के क्षेत्रफल का जो है 1/3 हिस्सा अपनी विधवा मां को दे सकता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कितने वर्षों के बाद बंजर भूमि की बंदोबस्ती आबाद न करने पर रद्द कर दी जाती है? कितने वर्षों के बाद बंजर भूमि की बंदोबस्ती आबाद न करने पर रद्द कर दी जाती है दोस्तों? तो 5 वर्ष के। ठीक है, 5 वर्षों के बाद बंजर भूमि की बंदोबस्ती आबाद न करने पर रद्द कर दी जा सकती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हस्तांतरित का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो हस्तांतरित का भाग नहीं है दोस्तों? पहला कहता है कि विक्रय, दूसरा कहता है दान, तीसरा कहता है बंधक। तो दोस्तों जो है इनमें से कोई नहीं जो है हस्तांतरण का भाग नहीं है। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो हस्तांतरण का भाग नहीं है। विक्रय भी है भाग हस्तांतरण का, दान भी है और बंधक भी है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है एसपीटी की किस धारा में बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में पट्टे के जरिए किया जा सकता है दोस्तों? तुम्हारा जवाब हो जाएगा धारा 28। धारा 28 में ही जो है बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में पट्टे के जरिए किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल, वह भूमि वह भूखंड जो रैयत का हो और पृथक रैयती का विषय हो उसे क्या कहते हैं? वह भूखंड जो रैयत का हो और पृथक रैयती का विषय हो दोस्तों, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे हम इनमें से कोई नहीं कहेंगे। ठीक है, वो खास ग्राम भी नहीं हो सकता है, वो जोत भी नहीं हो सकता है और वो भूमि भी नहीं हो सकता है दोस्तों। अगला सवाल, अगला है झारखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो झारखंड का क्षेत्रफल है 69,714 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 69,714 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल, चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई दोस्तों कितनी है? तो 150 मीटर। कितनी है? 150 मीटर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो ये है दामोदर। दामोदर ही झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में मोतीहारी के नाम से जानी जाती है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है दोस्तों? तो ये जो है आपका हजारीबाग में है। हजारीबाग में ही दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो बात करें तो गौतम घाट जलप्रपात की ऊंचाई 120 फीट है। कितनी है?
120 फीट है दोस्तों। यह जलप्रपात झारखंड राज्य के लातेहार जिला के महुआ टांड से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला सवाल, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है दोस्तों? तो झारखंड राज्य के कुल सिंचित भूभाग के 29.5% हिस्से में कुओं द्वारा सिंचित की जाती है। यह राज्य में प्रमुख सिंचाई का साधन है। तो हमारा जवाब हो जाएगा कुआं। अगला सवाल है दोस्तों, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है दोस्तों? तो साल को ही पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है दोस्तों साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है और झारखंड राज्य के पहाड़ी ढालों एवं पठारी भागों में साल के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। साल वृक्ष की लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है। इसे इमारत लकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इमारत लकड़ी के नाम से। इमारत लकड़ी के नाम से। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि जी हाँ, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो साल वृक्ष को। किसे? साल वृक्ष को ही कहा जाता है। अगला सवाल कि झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? तो झारखंड के नेतारहाट क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कि लातेहार जिला में है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि रांची पठार का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? तो रांची पठार का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? तो रांची पठार का जो निर्माण है वो नीस एवं ग्रेनाइट से मिलकर हुआ है। कैसे हुआ है? नीस एवं ग्रेनाइट से मिलकर हुआ है दोस्तों अगर हम बात करें तो यह पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है और इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि राहत एवं पुनर्वास के लिए अस्थायी शिविरों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थलों की पहचान करना किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? राहत एवं पुनर्वास के स्थायी शिविरों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थलों की पहचान करना किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? तो ये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी योजना को कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है दोस्तों? तो कम से कम 2 समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है। अगला सवाल, प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी द्वारा रॉकेट लॉन्चर या LM जल का समर्पण करने पर पुनर्वास अनुदान के अतिरिक्त कितनी राशि देने का प्रावधान प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में किया गया है दोस्तों? तो ये जो है 1 लाख रुपए का जो है अतिरिक्त जो है राशि ये देने का प्रावधान किया गया है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत। अगला सवाल है, झारखंड में नदी मत्स्य कृषि सर्वप्रथम किस जिले से प्रारंभ की गई थी? झारखंड में नदी मत्स्य कृषि जो है ये सर्वप्रथम किस जिले से प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो ये सर्वप्रथम पश्चिम सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई थी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि किस अवधारणा के अंतर्गत खेती के साथ पेड़ों को भी उगाया जाता है? किस अवधारणा के अंतर्गत जो है खेती के साथ पेड़ों को भी उगाया जाता है दोस्तों? तो ये कृषि नवीकरण अवधारणा के साथ तहत, ठीक है, किसके अंतर्गत? तो कृषि नवीकरण अवधारणा के अंतर्गत खेती के साथ पेड़ों को भी उगाया जाता है दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दोस्तों? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि आप जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों झारखंड में सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में होती है, सही। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 1200 से 1300 मिलीमीटर होती है, ये भी सही है। झारखंड में निचले क्षेत्र वाली कृषि भूमि को दोन भूमि कहा जाता है, तो ये भी सही है। हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। अगला सवाल है दोस्तों
कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC झारखंड के किस शहर में स्थापित है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC झारखंड के किस शहर में स्थापित है दोस्तों? तो ये रांची में है। अगला सवाल, सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला सवाल है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ये धनबाद में अवस्थित है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अगला सवाल है दोस्तों कि सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत है, ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत है, कौन है? तो कहते हैं कि आपदा जोखिम को समझना, ये भी है, क्षमताओं का विकास, अंतर संस्थागत तालमेल का विकास करना। तो बिल्कुल दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है, उपरोक्त सभी ही सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान कितने महीने के अंदर करना है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा 12 महीना। 12 महीने के अंदर जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान जो है ये 12 महीने के अंदर करना है। अगला सवाल, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर कितने रुपए की सहायता दी जाती है दोस्तों? तो ये जो है 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है लाडली लक्ष्मी योजना के तहत, ठीक है। लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर जो है उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। बिल्कुल, हमारा अगला सवाल है कि भूमि जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। भूमि जनजाति के संदर्भ में आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कहता है कि इस जनजाति का धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला, इनकी भाषा कोलारियन भाषा समूह के अंतर्गत आती है, ये भी सही। तुम्हारा जवाब हो जाएगा कि 1 एवं 2 दोनों ही सही है। अगला सवाल कि संथाल परगना में कितने पहाड़ियां स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो ये 18 कितने 18 पहाड़ियां स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास जो है ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था JF हैबिट के द्वारा। JF हैबिट के द्वारा ही झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, इन्हीं के द्वारा। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्ष की स्थापना की गई थी? झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्ष की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो ये 2001 में ही झारखंड में जो है 2001 में ही देश के प्रथम गज आरक्ष की स्थापना की गई थी दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि तोपचांची अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। वो कहते हैं कि यह अभयारण्य धनबाद जिले में तोपचांची में अवस्थित है। ये जो अभयारण्य है वो धनबाद जिले में तोपचांची में अवस्थित है, सही है। अगला क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यह 8.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी सही है। अगला क्या कहते हैं वो कि राज्य के अन्य अभयारण्यों की तुलना में यह एक छोटा अभयारण्य है, यह भी सही है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों ही सही, तीनों ही कथन सही है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है इनमें से कौन सा जो है झारखंड राज्य में है? इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये झारखंड राज्य में है दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में कितने व्याघ्र अभयारण्य हैं? तो झारखंड में केवल एक व्याघ्र अभयारण्य है। कितने हैं? एक व्याघ्र अभयारण्य है केवल। तुम्हारा जवाब हो जाएगा 1। अगला सवाल, तेनू घाट में कौन सा विहार है? तेनू घाट में जो है कौन सा विहार है दोस्तों? तो इनमें जो है पक्षी विहार है, तेनू घाट में पक्षी विहार है। अगला सवाल हमसे कहता है कि संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित है क्या?
संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योग के बढ़ोतरी से प्रभावित क्या है दोस्तों? तो हमारे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एंड ध्वनि प्रदूषण। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि पर्यावरण का निर्माण होता है आखिर कैसे? कहता है पहला ऑप्शन कि विभिन्न प्रकार के भौतिक अथवा अजैविक स्थितियों से, दूसरा विभिन्न प्रकार के जैविक स्थितियों से, तो दोनों ही स्थितियों से। तो हमारा जवाब हो जाएगा ए एवं बी दोनों ही। अगला सवाल है दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड निम्नलिखित कथनों पर आप पहले विचार करें। कहता है कि झारखंड का उत्तरी पश्चिमी भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। कहता है झारखंड का उत्तरी पश्चिमी भाग जो है सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो जवाब है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, राज्य के लगभग 11 जिले बाढ़ प्रभावित है। बिल्कुल सही। झारखंड में गर्मी के दिनों में वनाग्नि के कारण वहाँ शुष्क पतझड़ वनों की अधिकता है जो आपदा के रूप में ले लेती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि भूमि अवनयन तथा मृदा प्रदूषण से झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि जो है ये बंजर हो गया है दोस्तों? तो कुल 7.20% जो है भूमि अवनयन तथा मृदा प्रदूषण से झारखंड के क्षेत्रफल का 7.20% भूमि बंजर हो गया है। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो 1986 में जो है भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। अगला सवाल हमारे पास है कि झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है दोस्तों? तो किसकी? तो तीनों ही, बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची को भी, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची को भी, बिरसा मृग विहार खूंटी और जवाहरलाल नेहरू को भी। तुम्हारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड की परिवहन प्रणाली का वर्गीकरण मुख्यतः है 3। कितना है? 3। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने के लिए निम्न में से कौन से प्रयास जो है कारगर सिद्ध होंगे? झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु निम्न में से कौन से प्रयास जो है आपके कारगर सिद्ध होंगे दोस्तों? तो सबसे पहली बात है कि अधिक आयु के वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए, ये भी कारगर सिद्ध होंगे। जंगलों में फायर टावर का निर्माण किया जाना है, ये भी कारगर सिद्ध होंगे। वनों का सड़क द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए, ये भी कारगर सिद्ध होंगे। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र का संचालन किया जा रहा है दोस्तों? तो ये श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के द्वारा। किसके द्वारा? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के द्वारा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है दोस्तों? तो दोस्तों हमारे जो है जिला दंडाधिकारी भी करते हैं और जिला समर्था भी करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जवाब हो जाएगा इनमें से कोई भी एक करते हैं। अगला सवाल कि आपदा प्रबंधन के चरण है कौन कौन से दोस्तों? हमारा जवाब हो जाएगा रोकथाम भी है, जोखिम कम करना भी है और प्रत्युत्तर तथा रिकवरी भी है। हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी जो है आपदा प्रबंधन के चरण है दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित है दोस्तों? ये है हजारीबाग। हजारीबाग ही ऐसा जिला है जो आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित है। अगला सवाल। चलो दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि रांची के किस वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर का 7 फरवरी 2020 को निधन हो गया है दोस्तों? तो हमारे सतीश वर्मा का ही जो ये वरिष्ठ रांची के ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्थानीय दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं, उनका जो निधन हो गया 7 फरवरी 2020 को। हमारे अगला सवाल है दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है। देश की पहली जो है पेपरलेस विधानसभा कौन सी है दोस्तों? तो ये झारखंड विधानसभा जो है पहली पेपरलेस विधानसभा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो हमारा है कि कहता है कि झारखंड सरकार के कर्मचारी को कार्य दिवस के दिन रक्तदान करने पर साल में 4 दिन विशेष छुट्टी मिलेगी। बिल्कुल सही। अगला, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, वेद व्यास आवास योजना के तहत
चेक सौंपा जाएगा। तुम्हारा जवाब हो जाएगा केवल 1 और 2, दोनों ही सही है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि रांची में तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, इसके लिए कौन आर्थिक सहयोग कर रहा है? तो इसके लिए विश्व बैंक जो है आर्थिक सहयोग कर रहा है। अगला सवाल, बिरसा विशिष्ट जनजाति योजना के तहत कितने परिवार इससे लाभान्वित होंगे? बिरसा विशिष्ट जनजाति योजना के तहत जो है कितने परिवार इससे लाभान्वित होंगे? तो दोस्तों 10,000। कितने? 10,000। अगला सवाल, झारखंड के कितने लोगों को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दोस्तों तो 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को। झारखंड के 3 लोगों को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रतियोगिता में झारखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों तो इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।